बच्चों, पुनरावृत्ति की दूसरी कड़ी में आज हम रामचंद्र शुक्ल के प्रेमघन की छाया स्मृति पर चर्चा करते हैं। प्रेमघन की छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ल का कैसा निबंध है। ये एक निबंध है। कहानी की गद्य की बहुत सी विधाएं होती हैं जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक ये सब सभी आता है। तो ये क्या है? एक निबंध है। निबंध कैसा है? संस्मरणात्मक, याद करके लिखा जा रहा है प्रेमघन को, इसलिए ये संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है। उसके बाद प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन क्या है? ये प्रेमघन, देखिए इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जो है ये उपनाम है। जो नाम के बाद लगाया जाता वह उपनाम होता है। अधिकतर हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कवि एक अलग नाम से लिखते हैं, तो वही उनका उपनाम कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल का बचपन से ही साहित्य में बहुत विशेष रुचि रही, क्योंकि पिता का प्रभाव उन पर रहा। पिता हिंदी साहित्य में के अच्छे ज्ञाता थे, हिंदी फारसी का अध्ययन करते थे और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे। रात्रि में वह रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ किया करते थे। घर में एक धार्मिक माहौल था। और जब उनके पिता का तबादला होता है, किनके? रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला होता है और वो मिर्ज़ापुर आते हैं, तब वहाँ पर उनके जो 8 वर्ष की आयु के होते हैं, वह उन्हीं के जो मित्र होते हैं, बाल सखा होते हैं, वह कहते हैं यहाँ पर जो है प्रेमघन जी का बंगला है। अब प्रेमघन जी कौन है? प्रेमघन जो हैं भारतेंदु जी के मित्र हैं, उन्हीं की मंडली के हैं। अब वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र में जो शुक्ल जी थे बहुत एक कह सकते हैं असमंजस में रहते थे कि क्या राजा जो हरिश्चंद्र हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या दोनों एक हैं या अलग हैं। बहुत से सवाल बालमन में उठते थे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है प्रेमघन यहीं पर हैं, तो वह बच्चों के साथ जाते हैं और जाकर वहाँ पर प्रेमघन जी के घर पहुँचते हैं। दीवार फांद कर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन अचानक उन्हें लताओं की ओट में एक छाया दिखती है, एक आकृति दिखती है जिसमें गर्दन तक बाल हैं, हृष्ट पुष्ट कंधे हैं और एक हाथ दीवार पर रखे हुए खड़े हैं। वही प्रेमघन जी का पहला दर्शन था जो आचार्य शुक्ल के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब वह बड़े हो जाते हैं तो वे बहुत सारे साहित्यकारों के संपर्क में आते हैं, जिसमें वो प्रेमघन जी से भी सीधे सीधे रूबरू होते हैं। उनके बात करने का अंदाज आचार्य शुक्ल को बहुत अच्छा लगता है और जिस तरह के वे हिंदी के कवि हैं, खड़ी बोली हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जब वह बात करते हैं अपने नौकर से तो एक अलग ही शाही अंदाज होता है। वो नवाबियत, वो कह सकते हैं रईसी, उनके बात में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान, उनके वेशभूषा में झलकती है। यही इस पाठ में बताया गया है। दूसरा है पंडित चौधरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुमरनी के मनके, सुमरनी मतलब याद करके, कुछ मनके होते हैं मोती, उसमें 3 मनके हैं। पहला क्या है? बालक बच गया। बालक बच गया में बच्चे की कह सकते हैं मानसिकता को दर्शाया गया है और उस पर जो आरोपण है, ज्ञान का आरोपण है, क्योंकि अध्यापक और पिता सब चाहते हैं कि वह बहुत बड़ा जो है अधिकारी बने और उसे रटा दिया जाता है कि वह लोक सेवा युक्त बनेगा और वही रटा रटाया सब जवाब वह जो कोई पूछता है उसको देता है। अब बच्चा जो है ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देता है कि सब लोग हतप्रभ रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब दे रहा है। और पिता का सीना गर्व से फूलता चला जाता है। अध्यापक भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब इसके बच्चे के इस तरह के सभी जवाबों के देने पर जो प्रश्न करता है वह प्रसन्न होता है और उसे मुँह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहता है। अब बच्चा जो है, बालक है, उसकी कह सकते हैं नैसर्गिक जो गुण है बालपन का, वह दबता चला जा रहा है किताबों के बोझ तले। जब उससे उसकी स्वीकृति पूछी जाती है तो बच्चा कहता है लड्डू चाहिए। वो लड्डू शब्द सुनते ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि मैं राहत की सांस लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? मुझे लगता है बच्चा बच गया, वह बालक बच गया।
वह उस बोझ तले जाते हुए बच गया जिसमें उसका बालपन मर जाता। पिता और अध्यापक बहुत ही दुखी होते हैं कि बच्चे ने किताब नहीं मांगी। उन्हें लगता था पुस्तक की मांग करेगा, लेकिन बच्चा लड्डू की मांग करता है। ये है इसका बालक बच गया। दूसरा इसका मन का है घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने धर्म के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। वे बताते हैं किस तरह से, जिस तरह से घड़ी को वही व्यक्ति सुझा सकता है जो घड़ी के पुर्जों की जानकारी रखता हो। धर्म को भी वही समझ सकता है जो जिसने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार मात्र पंडित या चंद लोगों के हाथ में नहीं है, बुद्धिजीवियों के हाथ में नहीं है। धर्म ग्रंथ हर कोई पढ़ सकता है, अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है। तीसरा मन का है इसमें ढेले चुन लो। ढेले चुन लो के माध्यम से एक अनूठी विवाह प्रथा का वर्णन यहाँ पर गुलेरी जी करते हैं कि ढेले के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार कर सकता है। यह तो आरोपण हुआ, जबरन कोई जिसको जबरन किसी का पति या पत्नी बना दिया गया। ये जीवन का मामला है, पूरे जीवन भर का साथ है। वहाँ पर गुण व्यवहार को जाने बिना केवल ढोले के आधार पर ही अपना जीवन साथी चुन लेना एक अंधविश्वास है। ठीक है। फिर एक आता है आपका फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया। संवदिया कहानी में बहू जो है बहुत दुखी है, क्योंकि एक हवेली की इतनी विशाल हवेली की वो बहू है जहाँ वह अकेली पड़ गई है। पति का देहांत हो गया है। देवर आते हैं, आके सारा बंटवारा करके वो शहर चले गए हैं, और शहर से तब आते हैं जब फसल परिपक्व हो जाती है, उसका बंटवारा करके फिर वापस चले जाते हैं, और कुछ भी उसके लिए नहीं छोड़ते कि वहाँ कोई प्राणी रह भी रहा है। इन्हीं सब को लेकर यह संवदिया कहानी, आपको मैंने इसे बहुत ही विस्तार में समझाया था, इसलिए पुनरावृत्ति में मैं इतना ही आपको क्लियर करूँगी। संवदिया है जो अपने बातों द्वारा संवाद प्रेषित करता है। माँ के पास वो संदेश भिजवाती है कि मुझे यहाँ से लिवा ले जाओ, मैं यहाँ रह नहीं सकती, लेकिन वो वहाँ संवदिया जो है वहाँ संदेश नहीं भेजता, क्योंकि उसे लगता है कि गलत होगा, गांव का अपमान होगा, बहू यहाँ से चली जाएगी, इस करके वो वहाँ पर संदेश नहीं देता। ठीक है बच्चे, तो कल आज आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे।